दोस्तों, आपके आसपास भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके बचपन से दिल में छेद है और उनके पेरेंट्स महंगा इलाज होने के कारण ये इलाज नहीं करा पा रहे हैं। अगर हैं तो आपके पास मौका है उनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने का, उनके जीवन में खुशियाँ लौटाने का। बी द चेंज पॉडकास्ट ने सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें हॉस्पिटल ने हमें 50 ऐसे बच्चे जिनके दिल में छेद है बचपन से और उनके पेरेंट्स इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनकी फ्री सर्जरी, जी हाँ बिल्कुल फ्री सर्जरी का कमिटमेंट किया है। तो अगर आप भी इस पॉजिटिव बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी मदद करिए, हमें मदद करिए उन बच्चों को ढूंढने में, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने में जिनको ये प्रॉब्लम है और उनकी सर्जरी होनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा है तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट करिए और पॉजिटिव चेंज का हिस्सा बनिए। सिर्फ आपका एक शेयर किसी बच्चे की मुस्कुराहट लौटा सकता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए और ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचाइए। आज की करंट सिचुएशन में कितना रेलेवेंट है आयुर्वेद? हमारा खाना पोल्यूटेड हो चुका है, हमारी हवा पोल्यूटेड हो चुकी है, हमारा पानी पोल्यूटेड हो चुका है। तो आपको लगता है कि मॉडर्न जो साइंस है वो इसे रेलेवेंट मान के इसको आगे यूज करेगी? आयुर्वेद बोलता है आचार, विचार, विहार, व्यवहार, तो ये सब मिलकर आपके सिस्टम को, प्रणाली को चलाते हैं। बहुत सारे जो बैक्टीरियाज, हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द करंट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, they have reduced drastically. क्विक डिलीवरी, आउट डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी के चक्कर में फास्ट फूड बहुत इसको हमने प्रेशर में डाल दिया है। कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में हैवी मेटल्स होते हैं जी, और उनका बॉडी पे इम्पैक्ट हो सकता है आगे। डिजीज केयर में सेल्फ प्रिस्क्राइब या किसी के बोलने पर हमने लेना चालू कर दिया विदाउट द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, शुद्ध आयुर्वेदा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। ये के एब्सेंस में अगर कुछ होता है तो देखिए वो हो सकता है। अगर बच्चे कोई जो आज मेडिकल परस्यू कर रहे हैं 11th-12th में, वो अगर आयुर्वेद की तरफ जाना चाहें, जैसा आप MBBS पढ़ते हैं ऐसे ही BAMS कोर्स है। इसके तकरीबन 200 के करीब आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं पूरे भारत में, जिनके थ्रू आप ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राज भाटिया फिर से लेके आ गया हूं आपके बीच में एक चेंज मेकर को। दोस्तों, आज के जो हमारे चेंज मेकर हैं वो एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, CEO हैं जीवा आयुर्वेदा के, और अपनी इस नॉलेज से, अपने इस ज्ञान से आयुर्वेद को विश्व भर में फैला रहे हैं। लगभग 100 सेंटर हैं पूरे भारतवर्ष में और आयुर्वेद पद्धति से लाखों मरीजों को नया जीवन दे रहे हैं। आइए मिलते हैं आज के हमारे चेंज मेकर मधुसूदन चौहान से। नमस्कार राज जी। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। समय लगा, आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं और बहुत टाइट शेड्यूल रहता है। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे अपना समय दिया। धन्यवाद जी। नहीं, आप चेंज मेकर का, आप ये जो बीड़ा उठाकर चल रहे हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा। तो मधु, आप आयुर्वेदा के, मैं जितने स्टडी कर पा रहा हूँ तो आप आयुर्वेदा के बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और बहुत अच्छे, एक यूँ कह सकते हैं कि आप एक टॉर्च बेयरर हैं आयुर्वेदा के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे स्टार्ट करें तो हम ये बताएं कि हमारे व्यूअर्स को आप सिंपल भाषा में ये बताइए कि आयुर्वेद है क्या? क्या ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, मसाजेस हैं, लाइफस्टाइल है? क्या है एक्चुअल आयुर्वेद, क्या है? मतलब मैं खुद कहूँ तो हम लोग भी कंफ्यूज्ड हैं। आजकल इतना कुछ दिख रहा है, पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल आयुर्वेद क्या है। जी जी, नहीं, ये बहुत ही अच्छा और सरल प्रश्न आपने शुरुआत में पूछा, लेकिन उसको जवाब देने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर अपने सभी ऑडियंस के साथ और आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि मैं स्वयं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ।
तो जो भी हम बात करेंगे वो जो मैंने अपने आयुर्वेद के एक्सपर्ट से, गुरुओं जी। से, लोगों से सुना है, समझा है, पढ़ा है, तो आप प्लीज़ मेरी बातों को एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के स्वरूप में ना लेकर जी। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आयुर्वेद के बीच में रहकर काम किया है, उसको एक्सपोज लिया है, उस तौर से सुनिएगा। ये डिस्क्लेमर देना हाँ, बिल्कुल जरूरी सही है। बात कह रहे हैं आप। जी। तो आयुर्वेद क्या है? आई थिंक ये एक सवाल आज खास करके जब आयुर्वेद का इतना प्रचार प्रसार हम सब जगह आयुर्वेद को देख रहे हैं, ये होता है कि आखिर में है क्या आयुर्वेद? तो सबसे सिंपल संस्कृत का जो एक खूबसूरती है वो ये है कि शब्द में ही उसका अर्थ छुपा है। जी। तो आयुर्वेद मतलब आयुष जमा वेद। वेद। आयुष मतलब लाइफ, वेद मतलब नॉलेज। तो हम सबसे, आपने बोला सरल भाषा में समझाइए, जी। तो सबसे सरल बात करें तो आयुर्वेद मतलब जीवन जीने की शैली का जो ज्ञान विज्ञान है, द साइंस ऑफ लाइफ इज आयुर्वेद। आयुर्वेद। अब अगला सवाल ये आता है कि इससे होगा क्या? हाँ। ये लाइफ का जो मैनुअल है आयुर्वेद, इससे होगा क्या? तो इससे होगा आप स्वस्थ रहेंगे। तो फिर पूछा जाता है स्वस्थ का मतलब क्या? व्हाट इज हेल्थ? स्वस्थ का या स्वास्थ्य का असली मतलब क्या है? ये भी आयुर्वेद में लिखा है। जी। तो एक श्लोक आता है बहुत ही सुंदर, जिसको इस तरीके से लिखा है कि सम दोष सम धातु सम अग्निश्च मल क्रिया प्रसन्न चित्त आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इति विद्यते। तो माने कि हेल्थ किसी चीज़ का अबंडेंस नहीं, एक्सेस नहीं, किसी चीज़ की एब्सेंस भी नहीं। तो हम बोले कि यार आप में बहुत ज़्यादा वाइटैलिटी हो, बहुत एनर्जी हो, आपका हृष्ट पुष्ट शरीर हो, ये स्वस्थ है, ऐसा नहीं बोला आयुर्वेद ने। जी। ना ही ये बोला कि आप रोगहीन हैं, आप निरोगी हैं तो आप स्वस्थ हैं, ऐसा भी नहीं बोला। एक बहुत ही खूबसूरत शब्द का प्रयोग हुआ है, सम, बैलेंस। ओके। समानता, बैलेंस। तो किस चीज़ का बैलेंस? दोष, धातु, अग्नि और जो आपकी सारी मलक्रिया हैं, ये अगर बैलेंस्ड हैं तो आप फिजिकली हेल्दी हैं। सिर्फ इस हेल्थ पर आयुर्वेद नहीं रुकता, वो कहता है हेल्थ इसके भी परे का सब्जेक्ट है। उसमें क्या? अगर आपकी इंद्रियां, मन, चित्त और आपका जो वास्तविक स्वरूप है, जिसको हम आत्मा या कॉन्शियसनेस बोले, व्हाट इज हु एम आई, जब ये प्रसन्न हो, ये संतुष्ट हो, ये एट पीस हो, ये सब मिलकर स्वस्थ बनता है। तो इतना खूबसूरत डेफिनेशन मेरे ख्याल से हजारों साल पहले जब लिखा गया होगा, तो एक बहुत ही मैच्योर थॉट है। इसमें फिजिकल हेल्थ कवर होता है, इमोशनल हेल्थ कवर होता है, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोसाइटल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, प्लैनेटरी हेल्थ, ये पूरा एक मेगा हेल्थ इकोसिस्टम है, ये आयुर्वेद है। अगर इसको मधु कहा जाए तो जैसे हम एक आजकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मार्केटिंग में भी, और वैसे हम ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि व्हील ऑफ लाइफ। तो व्हील ऑफ लाइफ में ये होता है कि सारी चीज़ों का बैलेंस, कि हमें जैसे 24 आवर्स हैं तो हमें उसमें इतने आवर्स फैमिली के लिए, इतने काम के लिए, इतने हेल्थ के लिए। तो ये आप उस तरह से बता रहे हैं कि एक पूरा होलिस्टिक सिस्टम। बिल्कुल, कि जो आपका ये तंत्र है, आयुर्वेद में इसको चिकित्सा पुरुष बोलते हैं जी। ये जो तंत्र है, ये कैसे बैलेंस में रहे, ये बैलेंस में कैसे रहे कि अपने ये नेचुरल स्टेट में रहे, तो उसको स्वस्थ बोला गया है। आज के 21वीं शताब्दी में हम 2025 में खड़े हैं। सारा आप जानते हैं कि कैसा आज समाज है और कैसा पॉल्यूशन है, सब कुछ है। आज की इस करंट टाइम में, करंट सिचुएशन में कितना रेलेवेंट है आयुर्वेद? मेरे को तो ऐसा लगता है कि आज के समय में ज़्यादा रेलेवेंसी है इसकी क्योंकि आज जो आपने बिल्कुल सारी बातें बोली, हमारा खाना पोल्यूटेड हो चुका है, हमारी हवा पोल्यूटेड हो चुकी है, हमारा पानी पोल्यूटेड हो चुका है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, स्ट्रेस इतना हो गया। आज बच्चों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चलो 11वीं 12वीं के बच्चे जिनको कंपेटिटिव एग्जाम लिखना है, उनको स्ट्रेस हो तो फिर भी समझ में आता है। आज 4th 5वीं 6ठी कक्षा के बच्चों को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पीयर प्रेशर हो रहा है। हमारा पूरा एक लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है, इकोसिस्टम ऐसा डेवलप पूरा ऐसा बन गया, सोसाइटी का सेटअप ऐसा हो गया है। तो आज के टाइम पे तो आयुर्वेद का महत्वता और 2 गुना हो जाती है। इसके अलावा आप देखिए तो आज के समय में जिसको हम बोलते हैं एक टेक्निकल भाषा में NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसको सरल भाषा में बोला जाए तो लाइफस्टाइल, डीजेनरेटिव, क्रॉनिक, मेटाबॉलिक बीमारियां, जिसमें डायबिटीज, जॉइंट पेन, स्किन डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर,
ये सारी तरह की जो बीमारियां हैं जो किसी बैक्टीरिया वायरस से नहीं हो रही हैं। हम अगर अपने आसपास देखें तो हमारे अपने ही घरों में, हमारे अपने ही फ्रेंड सर्कल्स में, हमारे अपने ही मोहल्लों में, गलियों में अधिकतर लोगों में, अधिकांश लोगों में इसी तरह के बीमारी। ये एक जीवन शैली से जनित रोग है या समस्या है, तभी हमने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला जी। तो जब जीवन शैली से समर्पित है तो हमने बोला आयुर्वेद क्या है, ये जीवन शैली जीने का ज्ञान है। तो जब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो आज की जो दुनिया की समस्या है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। मैकेंजी का एक सर्वे हुआ था, मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट का, उसमें उन्होंने यही बात का व्याख्यान किया कि आज से 20 साल के बीच में, अगले 20 साल में सबसे ज्यादा बढ़ने वाले रोग ये हैं, एनसीडीज, और सबसे कम इक्विप्ड हैं हम अभी इस टाइम पर इनको हैंडल करने के लिए कंपैरेटिवली। तो अगर आयुर्वेद अपने सिद्धांत को इसमें जोड़कर और इस समाज के सबसे बड़े स्वास्थ्य क्राइसिस को एड्रेस कर पाए, यही आयुर्वेद की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर जैसे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये एनसीडीज, आपने कहा बिल्कुल रेलेवेंट बात है, और हम लोग देख भी रहे हैं आसपास अपने जितनों को देख रहे हैं, यही वाले डिजीजेस हो रहे हैं, बीमारियां ये क्रॉनिक डिजीजेस हैं, लाइफस्टाइल डिजीज हैं। इनको अगर एज अ इंडिविजुअल मैं अगर चाहूँ कि मेरी फैमिली इन चीज़ों को अवॉइड करे, तो उसके लिए हम इनसे कैसे बच सकते हैं? उसके 4-5 सरल क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं हम अपने लाइफस्टाइल में जिससे ये बच सकते हैं? बिल्कुल, देखिए काम सरल है लेकिन उसको करना थोड़ा आज के परिप्रेक्ष्य में कठिन समझा जा सकता है जी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आयुर्वेद बोलता है आचार, विचार, विहार, व्यवहार, तो ये सब मिलकर आपके सिस्टम को, प्रणाली को चलाते हैं। हमारे को बस ये इनपुट का ख्याल रखना है कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्या वो आपके प्रकृति से मेल खाता है या उसके विरुद्ध जाता है। हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ये सारी चीज़ें, जैसा आप जब समझते थे ना, हमारा जो एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल हुआ करता था, खास करके लिए आज से 25-30 साल पहले जब हम जो बच्चे थे, तो आप देखिए हम सुबह समय से उठते थे, समय से खाना खाते थे। खाने में क्या खाते थे? ताज़ा घर का बना हुआ खाना। मंडी से सब्जी आएगी, वो आज ही बनेगी, कटेगी, तैयार होगी, शाम तक खत्म। ये वाला जो रेफ्रिजरेशन, प्रोसेस्ड, पैकेज्ड, डीप फ्रोजन वाला सिस्टम आ गया है, ये चाहे आप देखने में हेल्दी खा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है वो प्रोसेस्ड हो गया है, और प्रोसेस्ड होते ही वो कहीं ना कहीं विकृति कॉज करेगा। तो आप जितना नेचर से जुड़े हुए रहेंगे, जितना आप नेचर के क्लोज रह पाएंगे, उतना ही आप इन सब चीज़ों को अवॉइड या डिले कर पाएंगे, है ना। साइंस में भी एक कॉन्सेप्ट आता है आजकल, मॉडर्न साइंस जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स की बात करती है। तो मान लीजिए हमने बोला डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ का एक कोई जीन है जो अगर है तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो पहले हम ये समझते थे कि अगर वो जीन है तो मेरे को डायबिटीज़ हो जाएगा, मेरे को कार्डियक हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। तो कई बार आपने नॉर्मल लैंग्वेज में भी सुना होगा, भाई आपके फैमिली में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्या, तो वो जीन से कनेक्टेड है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च इस फील्ड में हो रहा है उसमें एपिजेनेटिक्स निकल कर आ रहा है। क्या मतलब? जीन जैसा ये इस कमरे में वहां पर स्विच लगा है, जीन तो वो स्विच हो गया, डायबिटीज होएगा अगर ये स्विच ऑन हुआ तो, जी, है ना। तो स्विच है, चलो स्विच है, लेकिन ऑन कैसे होगा? वो एपिजेनेटिक है। ओके। एपिजेनेटिक्स अब ये बोलते हैं कि इट इज ओनली 20% जेनेटिक एंड 80% एपिजेनेटिक। एपिजेनेटिक के अंदर क्या आता है? डाइट, लाइफस्टाइल, फूड, न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हमने शुरू में क्या बोला आयुर्वेद में? आहार, विहार, विचार, व्यवहार। ये एज सिंपल एज दैट। तो मैं आपको बोलूं, आपकी बीमारी का 80% कंट्रोल पूरा आपके हाथ में है। जो आप खाना खा रहे हैं, आप कैसे खा रहे हैं, आपके पारिवारिक संबंध कैसे हैं, आप किस पर्यावरण में जी रहे हैं, ये 80% जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं ये आपके हाथ में। हमारे को बस इन पर ध्यान देना है। मतलब मैं सरल भाषा में अगर समझूं कि हमारे एक जीन का ट्रेस बॉडी में है, उसमें पीछे से कोई ये शुगर है, डायबिटीज़ या कार्डियक पे बहुत ज़्यादा देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री है जी। वो अगर एक इंडिविजुअल चाहे इन चीज़ों को फैक्टर्स पे ध्यान दे 80%, उसको वो चीज़
ट्रिगर ही नहीं होगा, जी ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, यही एपिजेनेटिक है जी। ये साइंस बोल रहा है कि जीन है एक, वो आपके जीन सीक्वेंस में आ उसका रहा है। जीन हो सकता है, लेकिन वो एक्टिवेट होगा या नहीं होगा ये आपके हाथ में है। एपिजेनेटिक्स पे डिपेंडेंट है। एपिजेनेटिक्स, ये 4 चीजें मैंने जो आपको बोली, ये आयुर्वेद में इसका पूरा विवरण है कि आप इनको कैसे करें, कैसे एक अच्छा आहार विहार विचार व्यवहार रखें कि ये स्विच है भी तो भाई ऑन ही ना हो। स्विच का तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो भगवान ने वो जैसे तो आ फिटिंग रहा है, करके भेजी है वैसी भेजी है। सही बात। कल को साइंस एडवांस और होएगी, आजकल वो जीन एडिटिंग करने लग गए हैं, बट वैसा तो भगवान ने करके भेजा है। नेक्स्ट जनरेशन में ना आए, बिल्कुल, वो अलग बात है। वो एक्टिवेट ना हो। आज मॉडर्न साइंस भी ये समझ रहा है कि आयुर्वेद का कोई रेलेवेंस है। आज के टाइम में ये देख रहे हैं कि ये बात तो होने लगी है, मतलब अभी पीछे 2-4-5 साल से आप एक्सप्लोजन हुआ है, जैसे एक बार योगा मेडिटेशन का हुआ, अब योगा मेडिटेशन के बाद आयुर्वेद का भी एक बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड सुनते हैं चीज़ें जी। तो आपको लगता है कि मॉडर्न जो साइंस है वो इसे रेलेवेंट मान के इसको आगे यूज़ करेगी? नहीं, निसंदेह होगी। इसका मैं सिर्फ इसको स्टेटमेंट को एक क्योंकि मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए एक ग्लोबल लेवल पर हेल्थ साइंसेस किस दिशा में जा रही हैं अगर हम इसको देखें, और एक बार को हम वो सब पढ़कर हम आयुर्वेद को देखें। आपने जो एक और बात बोली कि हम अपने घरों में क्या करें, कई बारी हम लोग इस सोच का शिकार हो जाते हैं कि अगर आयुर्वेद और योग बोल रहा है तो हम सोचेंगे यार पता नहीं करें कि ना करें, लें कि ना लें, सुबह उठने का क्या फ़ायदा, सो व्हाट इफ़ आई एम स्लीपिंग लेट, है ना, सो व्हाट इफ़ इट इज़ you eat at 8 a.m. or you eat at 11 a.m. how does it make a difference as long as मैं एक न्यूट्रिशन पूरे 24 घंटे में कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना, कभी भी हम इस तरह के सवाल करने लगते हैं। वही चीज़ जब साइंस के तौर पर हमें बताई जाती है तो हम उसको बहुत विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं। तो शायद एक चीज़ जो हमारे को करनी चाहिए वो ये कि थोड़ा हम आयुर्वेद और योग जैसे जो हमारी अपनी पद्धतियाँ हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप आंख बंद करके हर चीज़ का अंध विश्वास कर उसको फॉलो करें, लेकिन आप उसको समझने का, उसके पीछे का तर्क समझने का, लॉजिक समझने का प्रयास जरूर करें, और अगर आपको समझ में आता है और आपकी सेहत पे अच्छा फर्क पड़ता है तो आप उसको अडॉप्ट कीजिए। आपके सवाल पर मैं आता हूं कि क्या वो ग्लोबल मॉडर्न साइंस में चीज़ें चल रही हैं और क्या इनका एक आयुर्वेदिक रेलेवेंस है। मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल्स देकर ये चीज़ समझाता हूँ जी। सबसे पहला, हम आयुर्वेद में बोलते हैं, मैंने अभी भी बोला कि दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ये मतलब आप भारत के किसी छोटे से गांव में चले जाओगे, उसमें जो सबसे अनपढ़ औरत हो उससे भी पूछोगे, वो आपको बता देगी कि रात्रिचर्या, ऋतुचर्या और दिनचर्या का क्या महत्व है, हमारे परिवारों में क्या महत्व हुआ करता था। अभी 2017 में एक नोबेल पुरस्कार जो मेडिसिन के लिए दिया गया, वो दिया गया 3 लोगों को जिन्होंने समझाया मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ द सर्केडियन रिदम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका पूरा बॉडी एक क्लॉक, एक रिदम के तरीके पे चलता है। अगर आप अपने आप को उस रिदम से सिंक कर लोगे, अलाइन कर लोगे, तो आप बेटर हेल्थ में रहोगे। ये भी है कि ये जो बॉडी का सर्केडियन क्लॉक है ये सूरज के साथ कनेक्टेड है, सन के साथ कनेक्टेड है। सूर्य उदय पर ये एक्टिवेट होता है, सन डाउन पर ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो हमारे यहाँ क्या लिखा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त कब है? सूर्योदय होने से आधा घंटा पहले, ये ब्रह्म मुहूर्त काल है। तो ये हम बोलेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो शायद बच्चे रेजिस्ट करें, लेकिन जब उनको समझाओगे दिस इज मॉडर्न रिसर्च विच टॉक्स अबाउट हाउ मॉलिक्यूलर लेवल द सेल स्टार्ट बिहेविंग बिकॉज ऑफ सर्केडियन रिदम, शायद उनको बेटर समझ में आए, वो बेटर अडॉप्ट करें। वहाँ पर लिखा है कि जो रात्रि काल है, खासकर के लिए तकरीबन 12 से 2 बजे का जो काल है, इसमें डीप टिश्यू रिपेयर में बॉडी जाती है। डीप स्लीप भी इसलिए बोलते हैं डीप स्लीप होनी चाहिए क्योंकि बॉडी डीप टिश्यू रिपेयर में जाती है। तो अगर वो आप उस टाइम पे जगे हुए हो तो बॉडी रिपेयर नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई हाईवे है, वो चल रहा है, उसकी रात को रिपेयर होनी है तो लेन बंद करते हैं ना। अगर लेन ना बंद करें, लेन चलती रहे और वो रिपेयर करते रहें तो रिपेयर ठीक से नहीं हो पाएगा, या कम होएगा, या जो रिपेयर होएगा वो खड़ता रहेगा। आयुर्वेद में लिखा है ये वातज काल है। वातज काल में सोना, डीप स्लीप में रहना चाहिए, क्योंकि वात इट गवर्न्स
डीजेनरेशन। तो ये जो हमने हमारे टेक्स्ट में, हमारे शास्त्रों में ऋतुचर्या, दिनचर्या और रात्रिचर्या का महत्व है, ये अभी साइंस इसको इस तौर पे मानने लग गई है। दूसरा एग्जाम्पल, आयुर्वेद में हम एक शब्द यूज़ करते हैं लंघन। लंघन एक चिकित्सा का तरीका है विच इज़ स्टार्विंग द बॉडी या फास्टिंग, नॉट ईटिंग। उसके तो आजकल काफ़ी टर्मिनोलॉजीज भी काफ़ी टर्मिनोलॉजीज, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके एक आ गई है, उसमें ये सब जो आ रहे हैं ये इसी रिसर्च से कनेक्टेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पर आप देखिएगा काफ़ी तरह के उपवास होते थे। हम एकादशी बोलें तो हर 15 दिन में हम एक दिन ब्रेक देते थे अपने सिस्टम को। तो मॉडर्न मेडिसिन में 2016 का जो नोबेल पुरस्कार गया है एक जापानीज साइंटिस्ट को गया है, जिन्होंने ऑटोफेजी पर रिसर्च करा है कि जब आप अपना इनटेक कम कर देते हैं और बॉडी को एक स्टार्वेशन स्टेज में ले जाते हैं तो बॉडी अपने खराब सेल्स को खाने लगता है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी ठीक हो जाता है। वो अभी कैंसर में भी अर्ली साइंस आर टेलिंग कि कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स में भी इसका ये सुना है कि कैंसर के सेल्स को खा लेता है। तो ये भी हमारे आयुर्वेद में मेंशन्ड है। तो आप देखिए कैसे साइंस जो पता कर रहा है, क्या ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका कनेक्शन है। तीसरा बड़ा कनेक्शन जो हमारी दादी नानी बड़े सहज भाव में बोलते थे कि यार हर बीमारी पेट से शुरू होती है, या कई बार हमारे घरों में बोला जाता है कि अगर अग्नि ठीक है तो सब ठीक है। गट हेल्थ की बात, गट हेल्थ। तो गट हेल्थ इतना प्रोमिनेंस में आ रहा है आज के टाइम पे, तो मॉडर्न साइंस में वो तो इतने तक कुछ साइंस सर्कल्स में अब बिलीव है कि आपका पूरा शरीर का 70 से 80% फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, चाहे वो मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो इम्यून सिस्टम है, चाहे वो आपकी कार्डियो हेल्थ है, चाहे वो आपका ब्रेन फंक्शन है, जितने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं इनमें से 70 से 80% का प्रभाव आपके गट हेल्थ से पड़ता है, जो आपकी गट माइक्रोब्स हैं उनसे पड़ता है। ये तीसरा एग्जाम्पल। चौथा, एक और बड़े सहज भाव से हमारे घरों में हमारे बुजुर्ग ये बात बोलते थे कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। तो हम सोचते थे यार ये क्या मजाक है, ये तो जय खाओ अन्न, इससे मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गट ब्रेन एक्सिस ये इतना बड़ा सब्जेक्ट बनता जा रहा है आज मॉडर्न साइंस में, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपका जो गट है, यानी कि आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है इसका ब्रेन के साथ, और ना सिर्फ डायरेक्ट, टू वे। ये उससे बात करता है, ये इससे बात करता है, और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो गट ब्रेन एक्सिस इसको नाम दिया गया है, यानी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा डायरेक्टली बनेगा मन। सिर्फ इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं बोला, डायरेक्ट कनेक्शन बोला, टू वे कनेक्शन बोला। तो ये और जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स का मैंने आपको उदाहरण दिया ही अभी थोड़े टाइम पहले। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन पे एटलीस्ट भारत में हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि चाहते या ना चाहते हुए भी हम आयुर्वेद और योग से एक्सपोज हो जाते हैं अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने पार्कों में। हम अपने कोई बुजुर्ग हैं घर में, उनके साथ बात करके इस सौभाग्य को हम, ये चांस को हम जाने ना दें। कहीं ऐसा ना हो जो बात आज हमें पता थी, हम 20 साल बाद कोई रिसर्च के तौर पर समझें अरे ये तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ था, हमने इसको मिस कर दिया, जबकि पता तो था हमारे। तो आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अंधविश्वास के तौर पे नहीं, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, और अगर आप उसको अडॉप्ट करके अपने हेल्थ में प्रभाव महसूस करते हैं, चेंज महसूस करते हैं, आप उसको अपनाइए। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ मधु, जैसे आप गट हेल्थ की बात कर रहे हैं, गट हेल्थ के बारे में मैंने कहीं स्टडी पढ़ा कि बहुत सारे जो बैक्टीरियाज, हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, वो कुछ स्टडीज़ देखी गई हैं कि पिछले 3-4 डिकेड्स में वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द करंट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, दे हैव रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। जी, क्या ये ऐसा भी ये रेलेवेंट है ये बात? नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% सत्य बात है ये। और जो गट हेल्थ है, मेरे ख्याल से हमारे परिवारों में इस पर बहुत महत्व दिया गया था ट्रेडिशनली। हमने जिसको अपनी खाने की आदतें बदलकर, अपना खान पान बदलकर, खाने के समय बदलकर, ये जो क्विक डिलीवरी, आउट डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी के चक्कर में, फास्ट फूड, बहुत इसको हमने प्रेशर में डाल दिया है। तो पहले तो हम ये समझें कि जो आपने गट माइक्रोबायोम की बात करी, ये है क्या।
गट माइक्रोबायोम जैसा बैक्टीरिया, वायरस, कोई फंगस, इस तरह के ट्रिलियंस ऑफ गट माइक्रोबायोम्स हमारे गट में होते हैं। ट्रिलियन, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ नहीं, ट्रिलियंस, खरबों, मतलब इतने गट माइक्रोबायोम आपके शरीर में होते हैं। ये करते क्या हैं? जो भी आप खा रहे हो ये इसको पचाते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं और अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस पैदा करते हैं। जो हम अभी गट ब्रेन एक्सिस की बात कर रहे थे, आप ये समझिए, जो सेरोटोनिन करके एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके मूड को, बिहेवियर को कंट्रोल करता है, 90% ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रोड्यूस्ड इन द गट। 90%, यानी कि आपका डायरेक्ट लिंकेज ऑफ आपका मूड, आपका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी, आपका बिहेवियर आपके ब्रेन से गवर्न, सॉरी, गट से गवर्नड है। ब्रेन तो बाद में पहुंचेगा सिग्नल, सेरोटोनिन जाकर तो बाद में वो स्पॉट्स को हिट करेगा, पहले बनना चाहिए, प्रोड्यूस तो हो, बनना। 90% तो आप अगर फैक्ट्री चलाते हैं और एक सप्लायर है जो 90% आपको सप्लाई कर रहा है, तो आप उसका ख्याल रखेंगे ना, मेजर रॉ मटेरियल वही, आप सप्लाई उसका ख्याल रखेंगे उसका। दूसरी बात, एक वेगस नर्व करके एक प्राथमिक, वन ऑफ द प्राथमिक नर्व्स है हमारे नर्वस सिस्टम में, जो एक मेन नर्व है, उसको वेगस नर्व बोलते हैं। 90% वेगस नर्व्स में से जो न्यूरोट्रांसमिशन होती है, यानी कि जो मैसेज जाता है, अगर हम दर्शकों को समझाएं तो मान लो एक पाइप है, इस पाइप में से जो 90% फ्लो जा रहा है ये गट से ब्रेन की तरफ जा रहा है। इसमें 2 फैसिनेटिंग चीज़ें हैं। पहला, 90% ये गट कनेक्टेड है, बहुत बड़ा नंबर है। दूसरा, ब्रेन से गट की तरफ नहीं, गट से ब्रेन की तरफ, यानी कि जो बोलते हैं ना हाई कमांड, ऑर्डर कहाँ से आ रहा है? वो गट ऑर्डर गट से आ रहा है। गट बोल रहा है कि भाई ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है सिस्टम में। गट, ब्रेन वैसी हार्मोन बैलेंसिंग, हार्मोन सीक्वेंसिंग, फंक्शनिंग को, भाई तू अब चालू कर, अब ये थोड़ा स्लो डाउन कर, ये वाला प्रोडक्शन चालू कर, लिवर को मैसेजिंग भेजेगा, पैंक्रिया को मैसेजिंग भेजेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, नियंत्रित करेगा। ये सब जो ब्रेन, अगर एक आप मान लीजिए स्विच बोर्ड है या कंट्रोल बोर्ड है, इसको मैसेजिंग कहाँ से आ रही है? गट से आ रही है। तो सडनली हमें समझ में आता है, अरे ये तो गट तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते इसको। तो आप जो गट माइक्रोबायोम की बात बोल रहे हैं, अब समस्या ये आ गई है क्योंकि हमारा खान पान चेंज हो गया, स्ट्रेस, हमारा लाइफस्टाइल, इसकी वजह से ये एक लिविंग कॉलोनी है। मान लीजिए लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो अगर बाहर से इन्वेजन हुआ तो इनमें से कुछ लोग मरने लग जाएंगे। हाँ, हमारा प्राकृतिक रूप से हम, मान लीजिए जो कम्युनिटी चावल ज़्यादा खाती थी, तो उसके गट माइक्रोबायोम कॉलोनी ऐसी होगी जो चावल जैसे चीज़ों को पचाकर उसमें से सामान निकाल सकती है। उनकी फैक्ट्री वैसी बनी हुई है। आपने अब चावल बंद करके उनको पास्ता डालना चालू कर दिया, या इवन उनको गेहूं डालना चालू कर दिया, तो फैक्ट्री जो लगी हुई है, जो मशीन लगी हुई है, ये तो इस न्यूट्रिएंट के लिए लगी हुई है। अब सडनली वो वीट के लिए तो कुछ समझेगी, कुछ करेगी, कुछ नहीं भी कर पाएगी, कुछ बाय प्रोडक्ट निकलेंगे, तो कहीं पर ग्लूटेन एलर्जी चालू होएगी, कहीं पर ऑटो इम्यून चालू होएगा, कहीं पर फूड एलर्जीज आएंगे, कहीं पर अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स आएंगे, ब्लोटिंग आएगी, एसिडिटी आएगी। ये सारा गट के चक्कर से होता है। और धीरे 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 करके अगर इसको ख्याल ना रखा जाए इसका, गट का, तो ये कॉलोनी में से कुछ लोग मरने लग जाते हैं, एब्सेंट होने लग जाते हैं, वीक होने लग जाते हैं, इनएक्टिव होने लग जाते हैं। ऐसे कर कर आपका गट माइक्रो श्रिंक हो जाता है। एक स्टडी हुई थी, मेरे को एग्जैक्ट नंबर अभी रिकॉल नहीं है, बट अमेरिका में ये स्टडी हुई थी, और उस स्टडी में ये निकला था कि पिछले 20, 25, 30 सालों के दौरान अमेरिकन्स हैव लॉस्ट रफली 30-35% ऑफ देयर गट। ये नंबर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली रिकॉल नहीं। हाँ, तो वो कम हो चुका है, विच मीन्स मेटाबॉलिज्म भी लो, और ये ऑलमोस्ट परमानेंट लॉस हो गया है अभी। तो बड़ा ख्याल रखें। और भारत में, मैं फिर से बोलूँगा, हमारा भाग्य, सौभाग्य बहुत अच्छा है कि ये नॉलेज हमारे डीएनए में है, हमारे परिवारों में है, इसको छोड़े ना। हमारी फैमिलीज में हम लोग, जैसे आप कह रहे ऋतु, सीजन के हिसाब से हमारे घरों में खाना बनता था। हम लोग
सर्दी आ रही है तो एक पर्टिकुलर आटे की रोटी खा रहे हैं, या त्योहार आ रहा है बिल्कुल वर्षा ऋतु में कुछ और खा रहे हैं, कुछ चीजें बाधित हो जाती थी कि भाई सावन है, इसमें ये चीजें आज भी हमारे कल्चर्स में है। हमारे हमारे अंदर ये ज्ञान स्वतः ही है। वो तो मैंने बोला डीएनए में। मेरी दादी हैं, वो बोलती हैं कि यार सावन में कढ़ी मत बनाना, है ना, या दही का सेवन कम करो। हमें लगता था भाई पता नहीं क्या ये क्या लॉजिक है? अंधविश्वास है। या आप बड़े ब्यूटीफुली देखिए नवरात्रे कब आते हैं, 2 समय पर नवरात्रे आते हैं, सीजन चेंज जब दोनों, बिल्कुल। एक बारी मार्च के अराउंड आता है, मार्च अप्रैल के अराउंड, एक बारी अब सितंबर अक्टूबर के अराउंड आता है नवरात्रा। आयुर्वेद में इसको बोलते हैं ऋतु संधि काल, कि जब 2 सीजन्स मिल रहे हो उस टाइम पर बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है, इम्यूनिटी स्लो डाउन होता है। तो अगर हम थोड़ा सा लंघन में चले जाएं, थोड़ा ऑटोफेजी कर लें उस समय पर, तो बॉडी ना सिर्फ बीमार होने से बचेगी, लेकिन एक तरीके से ये बिल्कुल अपने आप को नया कर और अगले सीजन के लिए रेडी हो जाएगी। अभी ऐसे बात करें तो बड़ा साइंटिफिक है, और मेरी नानी बोले कि बेटा तू नवरात्रे रख ले, अगर हम बोलेंगे हमारे को इस सब में विश्वास नहीं है, ये सब तो रूढ़िवादी बातें। तो मैंने इसलिए बोला कि हम उसको वहां तक सीमित ना रखें, उसके पीछे का लॉजिक समझने का चेष्टा जरूर करें। मधु, जैसे गट हेल्थ पे बात कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने आयुर्वेद के बारे में पढ़ा है, आयुर्वेद के अगर हम कभी भी किसी प्रैक्टिशनर से मिलें, किसी आयुर्वेद के चिकित्सालय में जाएं, आपके सेंटर में जाएं, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि फोकस जो स्टार्ट होता है वो स्टमक से ही होता है स्टार्ट, जी, गट से ही बात स्टार्ट होती है जी। क्या ये मैं सही स्टेटमेंट दे रहा हूँ? आप बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रहे हो। एक गेम है जो बच्चे खेलते हैं जिसको चाइनीज़ विस्पर बोलते हैं, है ना। चाइनीज़ विस्पर में क्या होता है कि एक सर्कल बना होता है, एक आदमी एक बात बोलना शुरू करता है, एंड तक आती है, फिर एंड वाला बोलता है, तो वो अगर उसने कुछ गलत बोल दी तो आप बोलते हो भाई अच्छा तू बता तूने क्या बोला था इसको, फिर तुमने क्या बोला था, तुमने क्या बोला, तुमने क्या बोला। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि कड़ी में कहाँ जाकर ये गलत हुआ पहली बार। जहां पहली बार गलत हुआ वो आदमी को पकड़ते हैं वो। यही आप समझिए, यही रूट कॉज बेस्ड चिकित्सा है। तो जब आप गए, आपने बोला जी डॉक्टर साहब शुगर हो गई है, शुगर प्रॉब्लम नहीं है, शुगर तो सिर्फ एक सिम्टम है। जैसे आप गाड़ी का आपका पाइप जो एग्जॉस्ट पाइप है वो काला धुआं फेंकने लग जाए, तो ये काला धुआं समस्या थोड़ी है। हम चाहे इसमें बोल दें यार एक मेजरिंग थर्मामीटर लगाओ, कार्बन पार्टिकल पर मिलियन तो 100 पहुंच गया, ये तो 20 से नीचे होना चाहिए। अरे हमारे पास एक फिल्टर है, ये फिल्टर लगा लो आप एग्जॉस्ट के पीछे, तो आप देखो फिल्टर लगाया, अब नापो, देखो आ गया ना 15 कार्बन पार्टिकल पर मिलियन। लेकिन समस्या क्या थी? आप क्या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल रहे हो, आपके पिस्टन्स में कोई समस्या है, आपका ड्राइविंग स्टाइल गलत है। जब तक वो ठीक नहीं करोगे तो ये तो लाक्षणिक चिकित्सा हो गई, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया। तो सिमिलरली जब आप आयुर्वेद में आते हैं, खासकर के लिए शुद्ध आयुर्वेद में, क्योंकि आज आयुर्वेद के भी डेफिनेशन मार्केट में बहुत सारे हो गए हैं, तो मैं बोलूँगा शुद्ध आयुर्वेद में जब आप आते हैं तो वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो आपका पूरा एनालिसिस शुरू करते हैं और ये ट्रेस करने का शुरुआत करते हैं कि ये कड़ी सबसे पहली बार टूटी कहाँ। उसको रूट कॉज बोलते हैं, निदान बोलते हैं। फिर ये टूटकर आगे बढ़ी कैसे और यहाँ तक कैसे पहुँची, इसको संप्राप्ति बोलते हैं। ये हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है ना, क्योंकि आपका शुगर आपको भी है, लेकिन आपका रूट कॉज कुछ और हो सकता है। कोई और 4 लोग आए, उन बाकी तीनों का कुछ और हो सकता है। जिस तरीके से ये बीमारी आपके शरीर में चली और यहाँ तक पहुँची, आपके लिए अलग हो सकता है, रास्ता अलग है, बाकियों के लिए अलग हो सकता है। तो पहली बात तो जो आपने गट वाली बात बोली वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि हमने अभी बात किया गट हेल्थ 90%, 70%, 80% फिजियोलॉजी कंट्रोल करता है जी। तो गट को तो पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो भाई ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो हम उनको तो स्टडी करते ही करते हैं, अग्नि की चिकित्सा करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमने 2 शब्द बोले, रूट कॉज निदान और पैथोजेनेसिस विच इज संप्राप्ति, इनको भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसको पकड़कर जब ये रूट कॉज बेस्ड चिकित्सा होती है तो हम सिर्फ बीमारी ठीक नहीं कर रहे हैं, हम रोग ठीक नहीं कर रहे हैं, हम रोगी की चिकित्सा कर रहे हैं। हम रोग चिकित्सा नहीं कर रहे सिर्फ। We are not just treating the disease and the symptoms of the disease, but we are addressing the patient as a whole. आप स्वस्थ होने चाहिए ना। जबकि एलोपैथी में अगर देखा जाए तो वो डिजीज बेस्ड ट्रीटमेंट है जी। मतलब जी। अगर आप जो मॉडर्न साइंस में अगर हम देखा जाते हैं कि कोई भी हमको प्रॉब्लम हुई, जैसे डायबिटीज हुई या हाइपरटेंशन हुई, कुछ भी ऐसा ब्लड प्रेशर है, तो उसमें उस डिजीज पे काम किया जाता है।
मतलब पहले जो प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट होती है वो उस डिजीज बिल्कुल। को दबाने के तो लिए कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो अभी चलता है वो काफ़ी हद तक सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट चलता है ना। वो मैं फिर से ये चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका अभी शुगर बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसे एक बार तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपका कोई पाइप लीक हुआ तो सबसे पहले तो वो पाइप का रोकना जरूरी है कि पानी बेकार बहता ना रहे, और फिर हम इसको ये भी फिक्स करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक एग्जाम्पल कई बारी डॉक्टर चौहान कोट करते हैं, वो कहते हैं अगर आपकी साइकिल में पंचर हो गया तो आप बस रोज़ सुबह हवा भरते हो, ऑफिस आते हो, फिर शाम को हवा भरते हो, घर जाते हो। तो हवा भर के ऑफिस जा रहे हैं, हवा भर के घर आ रहे हैं, पंचर नहीं लगवा रहे हैं हम। तो वो हवा भरना तो ज़रूरी है उस दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए, जब तक आप पंचर लगवाने नहीं जा पा रहे हो। लेकिन साथ साथ में पंचर लगवाना भी ज़रूरी है, नहीं तो किसी दिन आपका टायर फटेगा, फिर आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी होएगा, न्यूरोपैथी होएगा, कोई किडनी पे इम्पैक्ट आएगा, हार्ट पे इम्पैक्ट आएगा, उस समय समस्या बढ़ जाती है। तो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करता है, लेकिन अभी मॉडर्न साइंस में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, दे आर नाउ स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड होल पर्सन सिस्टम्स व्यू ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ। तो जैसा भी समझ में तो आ ही रहा है ना कि ये एनसीडीज ऐसे कंट्रोल नहीं हो पाएंगी, गोली दिया मतलब बाम मलिए और काम पे चलिए वाला सिस्टम इन एनसीडीज पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो वो आयुर्वेद वाला प्रणाली लाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा। अभी आपने एक शब्द कहा पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। जी, जितना मैं जानता हूँ कि जीवा आयुर्वेदा इसी पर काम करता है। आपकी जो पद्धति है, आपका जो विचार है और आपका जो प्रैक्टिस का स्टाइल है जीवा का, वो यही है कि पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। वो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, पर्सनलाइज्ड एक कस्टमाइज्ड कह सकते हैं उसे, तो वो एक्चुअल में कैसे आप काम करते हैं उस पर? जी, तो जो ये पर्सनलाइज्ड चिकित्सा है, ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। अगर मैं बोलूं कि आयुर्वेद की एक क्या सबसे ऐसी चीज़ है USP जो उसको बाकी सबसे अलग करती है, वो है उसका ये सिस्टम कि वो कैसे हर व्यक्ति के लिए पर्सनलाइज कर देता है कोई भी चीज़। अनफॉर्चुनेटली आज आप अधिकांश जो आयुर्वेद बाहर देखेंगे मार्केट में, ये इसी चीज़ को इग्नोर कर देता है और आयुर्वेद को एक एलोपैथीकरण करके, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, उसको इस रूप में ढालता है कि यार हम इसको बस बढ़ा दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइमलाइन पे काम करा जा रहा है। मतलब जो आज प्रोडक्ट्स, इतने सारे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत प्रोडक्ट आ रहे हैं जी, सब ये काम कर रहे हैं कि वो एलोपैथी वाली अप्रोच को ला रहे हैं कि भाई जैसे 72 घंटे में मेडिसिन, ये डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी और 4 दिन में आपके कैंसर के सेल्स मरने लगेंगे। ज़्यादातर अब वो फोकस आयुर्वेद, बेसिक आयुर्वेदा से जो कन्वेंशनल आपकी पद्धति है उससे बिजनेस के कमर्शलाइजेशन के कारण उसको वो वाला रास्ता दिया जा रहा है। नहीं, तो इसमें आपने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें बोली और हम दोनों को एड्रेस करेंगे। पहली बात जो हम कर रहे थे कि पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट क्या है, तो पर्सनलाइज्ड चिकित्सा है कि हर व्यक्ति विशेष का उसकी प्रकृति समझकर कि ओरिजिनली इसकी हेल्थ की क्या स्नैपशॉट था, क्या चीज़ें विकृत हुई, वो दोष में विकृत हुई या किसी धातु में विकृत हुई, कहीं कोई चैनल, बॉडी के जो चैनल्स होते हैं आयुर्वेद में उसको स्त्रोतस बोलते हैं, वहाँ पे कोई अवरोध हुआ, ये क्या हुआ क्या। और फिर जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया चाइनीज़ विस्पर का कि ये निदान क्या है और इसकी संप्राप्ति क्या है, ये भी यूनिक हो सकती है जी। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए चिकित्सा बना रहे हैं। हम एक डायबिटीज़ का कॉमन चिकित्सा नहीं, राज भाटिया में जो ये समस्या हुई इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बना रहे हैं। ये पर्सनलाइज्ड है, दिस इज फॉर यू ओनली। अभी कोई दूसरे व्यक्ति आएंगे, उनमें होगा, हो सकता है कि अगर रूट कॉज उनका आपसे 50% मैच कर रहा है कि 30% मैच कर रहा है कि 80% मैच कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन उनके लिए वो प्लान यूनिक बनेगा। तो पहली बात तो ये वाला जो, और ये शुद्ध आयुर्वेद का जो प्रैक्टिस है वो ये है, जो परंपरागत शास्त्रीय शास्त्र संगत शुद्ध आयुर्वेद है वो इस प्रणाली पे काम करता है। जीवा ने शुरू से, आज 30 साल से ऊपर हो गए हैं, इसी शास्त्रीय चिकित्सा पद्धति को लेकर
इसके अंदर टेक्नोलॉजी का समावेश कर कर इसको कैसे एक मॉडर्न रूप में पेश किया जाए, हम घरों में लोगों तक उसी स्वरूप में पहुंचे जिसमें आज वो अपनी जीवन शैली जी रहे हैं। लेकिन जो हमारा अंदर का सारा कार्यक्रम है, ये इसमें ऑथेंटिसिटी और जो सच्चाई है और जो एक शुद्ध आयुर्वेद की प्रणाली है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो ये जीवा का काम करने का तरीका है। इसमें आपने भी दूसरी बात जो बोली वो कि 72 घंटे में डायबिटीज़ रिवर्स और 4 दिन में कैंसर की गांठ कम हो गई जी। ये सब अनफॉर्चुनेटली मैं इसको बोलता हूँ एक आयुर्वेद को चमत्कारी कोई रूप दिया जा रहा है। और ये बहुत ही ना सिर्फ खतरनाक है आयुर्वेद के लिए, लेकिन एक खुले तौर पर पब्लिक हेल्थ यानी कि जो सामाजिक स्वास्थ्य है उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है जिसकी शायद हम आज कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। इन सब से आयुर्वेद का नाम खराब होता है, आयुर्वेदिक चिकित्सकों का नाम खराब होता है, और जो लोग वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं आयुर्वेद में, अनफॉर्चुनेटली वो भी इसी कटघरे में आकर खड़े हो जाते हैं। आप समझिए, जब हम बोलते हैं कि आयुर्वेद एक साइंस है, इसका मतलब इसके कुछ लॉजिक्स हैं, इसका कुछ काम करने का तरीका है, ये इस तरीके से काम करेगा तो इसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, है ना। ये 72 घंटे में डायबिटीज रिवर्स, ये फंडामेंटली फ्लॉड है। मैं आपको बताता हूं क्यों। रिवर्स करने की जो डेफिनेशन है वो ये है कि 1 साल तक आप बिना दवाई के, किसी भी दवाई, एलोपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, कोई भी फॉर्म ऑफ दवाई के, सिर्फ अपने आप जीवन शैली और अपने खान पान के बेस पर आप अपने शुगर को कंट्रोल कर पाए हैं 1 साल तक। तो 72 घंटे में आप कैसे रिवर्स कर देंगे जी। तो ये जैसा होता है ना, ये मेडिकल काम नहीं है, ये पागल बनाने वाला, एक मार्केटिंग गिमिक करने वाला काम। और अनफॉर्चुनेटली देखिए, जो रोगी है, जो परेशान है, जो व्यथित है, वो कई बारी सोचता है कि यार अरे इन्होंने बोला, ये ऐसे ऐसे टीवी पर बोल रहे हैं, ये ऐसे ऐसे बड़े आचार्य जी हैं, इनकी बात बोल रहे हैं तो ये सही बोल रहे हैं। मीडिया पे हर कोई रहता है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सब देख रहे हैं, उनमें इतनी रील्स आ रही हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी को लेके, इन चीज़ों को लेके। आज मुझे लगता है कि सबसे ये हॉट टॉपिक्स हैं। तो ट्रेंडिंग देखा जाए तो आज ट्रेंडिंग में ना बहुत ज़्यादा आप देखो तो ये कि भाई कोई त्रिफला बेच रहा है, कोई शिलाजीत बेच रहा है, भस्म बेच रहा है। इवन मैं देख रहा हूँ कि जिम कल्चर में भी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गई है इन चीज़ों की। वो देखा जाता तो केमिकल चीज़ें लेने से ज़्यादा बेटर तो होंगी, लेकिन उसमें भी किसको क्या लेना है जी। भाई मुझे कोई ऐड दिखी और मुझे लगा कि भाई इससे बॉडी ठीक हो जाएगी और वाइटैलिटी बढ़ जाएगी और सब कुछ है ये सब, और मैंने भी लेना शुरू कर दिया। और मेरी बॉडी में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट, मतलब डिप्लीशन है कि नहीं है, सही बात, मैं तब भी ले रहा हूँ। सही बात। तो इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और ये वाकई में आज के समय में एक बड़ी समस्या भी है। मैं इसको थोड़ा सा आपको आयुर्वेद के दृष्टि से पेश करता हूँ। आयुर्वेद में जब चरक संहिता लिखी गई, जो एक किताब है आयुर्वेद की, जो ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसमें महर्षि चरक ने लिखा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आयुर्वेद क्यों लिखा जाए, क्यों बना जाए। तो उसमें एक श्लोक आता है कि प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि इसका ऑब्जेक्टिव है स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और अगर स्वास्थ्य में विकार आ गया तो उसको ठीक कैसे किया जाए उसके बारे में बात करेंगे हम, इस विषय में बात करेंगे। तो क्योंकि ये दोनों के बारे में बात करता है तो कई बारी हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आयुर्वेद को 3 भागों में बांटते हैं। पहला, आयुर्वेद फॉर एवरीडे लाइफ, फूड एंड लाइफस्टाइल, रोज के लिए, कि जैसा हमने बोला दिनचर्या की बात करी, ऋतुचर्या की बात करी, है ना, खान पान को ठीक करने की बात करी, ये एक एस्पेक्ट है आयुर्वेद का। दूसरा, आयुर्वेद फॉर प्रिवेंटेटिव केयर एंड हेल्थ प्रमोशन, जो आपने बोला कि सप्लीमेंट्स, अश्वगंधा लेते हैं लोग ब्राह्मी लेते हैं, शिलाजीत लेते हैं, त्रिफला लेते हैं, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो अपना एक स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए ले रहे हैं। और एक तीसरा पार्ट है आयुर्वेद का, जो है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, की डिजीज केयर, थेराप्यूटिक केयर, की अगर बीमारी है तो इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए। तो एक बारी को आप देखिए, जहाँ पे सप्लीमेंट कर रहे हैं वैसे आपको जागरूक होना चाहिए कि कितना लेना है, कब लेना है, नहीं तो हर चीज़ एक
नेगेटिव इफेक्ट कर सकती है। यहाँ पर फिर भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता जितना बड़ा प्रॉब्लम इस तीसरे क्षेत्र में है। आप देखिए, लोग डायबिटीज के लिए अमेजोन पे सामान बेचते हैं। आपने बोला कि हम अपने मन से जाते हैं, अरे किसी ने बोला तुम्हें शुगर हो गई है, अरे ये वाली कल्पना खानी चालू कर दो। हम गए, हमने ऑनलाइन ऑर्डर करा, घर पे आ गया, 2 दिन के अंदर आ गया, हमने चालू कर दी। आपने किसी वैद्य से बात नहीं करी, आपने किसी वैद्य ने आपको देखकर आपके लिए उसको प्रिस्क्राइब नहीं करा, उसकी डोजेज कंट्रोल नहीं करी, उसका टाइमिंग ऑफ डोजेज कंट्रोल नहीं करा जी। और फिर हम बोलेंगे अरे हमने आयुर्वेदिक खाया, हमारा तो लिवर पे फर्क पड़ गया। ये तो स्वतः ही होगा। कभी भी कोई भी चीज़ को दवाई के तौर पे बिना एक एक्सपर्ट के कंसल्टेशन के और प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप मत लीजिए। हेल्थ प्रमोशन के लिए लेना है वो एक अलग बात है, वो तो आप ले सकते हैं, उसमें भी आप जागरूक रहिए, आप रिसर्च कीजिए, आप समझिए, लेकिन डेफिनेटली डिजीज केयर के लिए बिल्कुल नहीं। और ये जितने भी चमत्कारी आयुर्वेद वाले लोग हमने बोले, अनफॉर्चुनेटली ये अपने आप को दिखाते यहाँ पर हैं कि हम बीमारी ठीक कर देंगे, लेकिन फिर बिहेव करेंगे कि तो आप ऑनलाइन खरीद लो, आप हमारे पास आ जाओ, 72 घंटे में कर देंगे। ऐसा हमारे को नहीं करना चाहिए। मैं आपको, जैसे आप बता रहे थे, एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उनके पेरेंट्स रहते हैं हल्द्वानी में। उनके मदर, जैसे आजकल बड़े भी इंस्टाग्राम ये सब देख रहे हैं, उनकी मदर को कहीं पर रील्स देख रहे थे, तो उनको ये लगा कि भाई ये हाई प्रोटीन आटा, ये सब चीज़ें, तो उन्होंने कुछ ऑर्डर कर दिया। 3-4 महीने वो कंज्यूम करते रहे। उसके बाद उनको बाद में इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि नाउ हिज फादर इज़ ऑन डायलिसिस ट्वाइस अ वीक। जब उसका रूट कॉज डॉक्टर ने पूछा कि भाई एकदम इनको कोई ऐसा डिजीज़ नहीं है, पीछे इनका लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल है इनका, तो वॉकिंग भी करते हैं, सब कुछ है। बाद में पता चला जी वो, और अब वो क्या करें। मतलब आप तो देखा जाए तो आप जो आज मॉडर्न सोशल एलिमेंट है ये, उसके आप शिकार हो गए। बिल्कुल। तो ये आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छे 2 वैलिड पॉइंट रेज करे। पहली बात तो आप कोई भी स्वास्थ्य से कनेक्टेड चीज़ सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि अभी वो इन्फ्लुएंसर बोल रहा है, हो सकता है उसका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो, है ना, उसकी शरीर की काठी कैसी है, उसको क्या बीमारी है, उसको कितने टाइम से ले रहा है, नहीं ले रहा है। दूसरा, क्या आजकल ये भी चलता है, इन्फ्लुएंसर्स को आप पैसे देकर आप कुछ बुलवा रहे हो कोलैब करके, तो आप उन चीज़ों पर मत जाइए, है ना। मेरे ख्याल से मैं तो दरख्वास्त करूंगा कि सरकार को भी इसके ऊपर एक कड़ा कदम लेना चाहिए। दूसरी बात आपने बोली, इन्होंने प्रोटीन आटा, हाई प्रोटीन आटा खाया, तो देखिए समस्या आयुर्वेदिक द्रव्य है या नॉन आयुर्वेदिक द्रव्य है, इससे नहीं है। वो नॉन आयुर्वेदिक कैन ऑल्सो बी अनसेफ टू कंज्यूम एंड क्रिएट टॉक्सिसिटी, क्रिएट डैमेज जी। लेकिन अगर यही कोई ऑफ द शेल्फ आयुर्वेदिक खा रहा होता और अगर उसका किडनी खराब हुआ होता, तो हम बड़े कन्वीनियंटली बोलते हैं यार आयुर्वेद तो किडनी खराब कर देता है, आर्टिकल छपते इसके बारे में अखबारों में, लेकिन इसमें आयुर्वेद का लेना देना नहीं है। इसमें इस फंडामेंटल चीज़ का लेना देना है कि आप कोई ऐसी थेरेप्यूटिक लेवल या फिर सप्लीमेंट लेवल चीज़ अपने मन से ना लीजिए। मधु, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बहुत जगह बात हो जाती है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में हैवी मेटल्स होते हैं और उनका बॉडी पे इम्पैक्ट हो सकता है आगे। इस बारे में आप कुछ बताएं। ज़रूर। नहीं, ये बहुत ही गंभीर चर्चा है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें कि क्या आयुर्वेद सेफ है और आयुर्वेद में हैवी मेटल होते हैं। कई बार हैवी मेटल का नाम सुनकर ही हम बड़े घबरा जाते हैं और दूसरी दिशा में भागते हैं जी। तो जहाँ तक जैसे सेफ्टी का सवाल है, आप देखिएगा कि हमने अभी जैसे बात करी सेल्फ मेडिकेशन की, सप्लीमेंटेशन की, या डिजीज़ केयर में सेल्फ प्रिस्क्राइब या किसी के बोलने पर हमने लेना चालू कर दिया विदाउट द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट शुद्ध आयुर्वेदा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। ये के एब्सेंस में अगर कुछ होता है तो देखिए वो हो सकता है, क्योंकि देन यू आर नॉट, आप अगर गाड़ी लेकर सड़क पर निकलें और नियम ना फॉलो करें और एक्सीडेंट हो जाए तो आप ब्लेम करें, अरे देखना ये महिंद्रा ने कैसी गाड़ी बना दी। इसमें महिंद्रा की कोई फॉल्ट थोड़ी है, इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की कोई फॉल्ट थोड़ी है। आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला तो हम वो सेफ्टी का वो बात करते हैं। दूसरा, हम जो हैवी मेटल्स की आपने बात करी, ये बिल्कुल हैवी मेटल्स आयुर्वेद में यूज़ होते हैं, है ना। ये कई बारी हमारे को सरप्राइजिंग ये लगता है जब हम बोलते हैं हैवी मेटल्स आर यूज्ड इन आयुर्वेदा, तो हमारे को लगता है वो एक कंटेमिनेंट के तौर पर हैं। नहीं, वो कंटेमिनेंट के तौर पे नहीं, वो इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज़ हो रहा है।
तो आयुर्वेद का एक ब्रांच है जिसे रसशास्त्र बोलते हैं। रसशास्त्र एक ब्रांच है जो डील ही इसमें करता है कि मेटल मिनरल मेडिसिन्स कैसे बननी चाहिए, इनकी प्यूरिफिकेशन कैसे होनी चाहिए, किस मात्रा में होनी चाहिए। और ये आयुर्वेद, अगर आयुर्वेद सागर है तो ये उसका एक पार्ट है जी। ऐसा नहीं कि हर आयुर्वेदिक दवाई में हैवी मेटल यूज हो रहा है, नहीं। तो पहला तो हम ये समझें कि देयर आर सम आयुर्वेदिक मेडिसिन्स दैट कंटेन हैवी मेटल्स। ये हैवी मेटल्स क्या सेफ है या नहीं सेफ है, इस पर हम अभी आते हैं। हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि हैवी मेटल्स एज कंटेमिनेंट्स। तो पहले तो हो गया हैवी मेटल एज इंग्रेडिएंट, दूसरा पॉइंट आता है हैवी मेटल एज कंटेमिनेंट्स। कई बारी, क्योंकि देखिए अभी आपको ध्यान होगा एक केस हुआ था जहां पर एक कफ सिरप भारत से मॉडर्न मेडिसिन का कफ सिरप भारत के बाहर केन्या में या किसी अफ्रीकन देश में एक्सपोर्ट हुआ, वहां पर काफी बच्चों की डेथ हुई। उसका इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ और पता लगा कि जहां वो मैन्युफैक्चर हुआ था वहां पर कुछ प्रोसेसेस या इंग्रेडिएंट या क्वालिटी कंट्रोल नहीं फॉलो हुआ था, इस वजह से ऐसा हुआ। देखिए ये भी फिर से एक मैल प्रैक्टिस है। ये मैल प्रैक्टिस जो इधर हो सकती है वो आयुर्वेद में भी हो सकती है। तो कुछ क्या आयुर्वेदिक फार्मेसीज ऐसी हैं जो क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर रही हैं, जो ठीक से इंग्रेडिएंट का टेस्टिंग नहीं कर रही हैं, फाइनल प्रोडक्ट का टेस्टिंग नहीं कर रही हैं। तो जब आप कोई ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिन खरीदें तो मेक श्योर यू आर बाइंग इट फ्रॉम अ क्वालिटी फार्मेसी, कोई GMP सर्टिफाइड फार्मेसी जो क्वालिटी नॉर्म्स फॉलो करते हों, क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पर क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस कंट्रोल सब फॉलो हुआ होगा। ऐसे ही भारत सरकार ने भी बहुत सारे चीज़ें इन प्लेस डाली हैं टू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो कंटेमिनेंट भी आप अगर क्वालिटेटिव जगह से खरीद रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं एज पर डिजायर्ड डोज, नहीं आएगा। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि क्या हैवी मेटल इवन एज इंग्रेडिएंट सेफ है? जो हमने बोला हम तो कॉन्शियसली डाल रहे हैं, क्या ये सेफ है? तो हम अगर आयुर्वेद के दृष्टि से इसकी बात करें तो देयर इज इनफ इन द शास्त्रास एंड इन द आयुर्वेदिक टेक्स्ट जो इसको दर्शाते हैं कि ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए 100% सेफ हैं। ऑब्वियसली इनका यूज एक स्पेशलिस्ट को ही करना पड़ेगा, ये आप बिल्कुल भी अपने मन से मत खाइए। कोविड के दौरान हमने आइवरमेक्टिन और क्या क्या एंटीबायोटिक्स अपने मन से खाने लग गए थे, तो हमने देखा था कि एकदम से 2 हफ्ते के अंदर क्या प्रभाव पड़ा था। ये वो हाई पोटेंसी मेडिसिन हैं आयुर्वेद की, अगर आप इसको खाने लग जाओगे तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ये सिर्फ एक स्पेशलिस्ट ही दे सकता है आपको। दूसरा, अभी 30 जुलाई 2024 को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए आयुष मंत्रालय ने एक जवाब सबमिट किया था। आप अगर गूगल करेंगे इसको, राज्यसभा क्वेश्चन ऑन 30 जुलाई 2024, आपको सारा उसका प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा। वो इसी पर सवाल था कि क्या आयुर्वेद में हैवी मेटल वाली दवाइयाँ सेफ हैं? मैं अभी सभी दर्शकों को अर्ज करूँगा कि देखिए गूगल आप सबके पास है, और ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई आयुर्वेदिक संस्था भी नहीं बोल रही है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इस देश के सबसे बड़े लेजिस्लेटिव बॉडी जो पार्लियामेंट है हमारी, उसमें राज्यसभा जो अपर हाउस है उसमें सवाल पूछे जाने पर जो आयुष के मंत्रालय ने जवाब लिखित में सबमिट करा है, आप प्लीज़ गूगल कीजिएगा, 30 जून या 30 जुलाई 2024, उसमें उन्होंने पूरा प्रख्यान दिया है कि क्या क्या स्टेप्स, स्टडीज़, रिसर्चेज, डॉक्यूमेंट्स बने हैं ये मॉडर्न रिसर्च तरीके से देखने के लिए कि क्या ये सेफ हैं। उसमें एक एनेक्चर 1, एनेक्चर 2 है जिसमें टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़ अटैच्ड हैं, जीनोटॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़ अटैच्ड हैं, और ये मेटल मिनरल दवाइयाँ एनिमल मॉडल पर सेफ पाई गई हैं। तो अगर आप इनको प्रिस्क्राइब्ड, इनको भी और किसी भी आयुर्वेदिक दवाई को कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, किसके साथ ले रहा है, कब ले रहा है, कितना ले रहा है, कितने समय के लिए ले रहा है, ये 6 चीज़ें एक शुद्ध आयुर्वेद प्रैक्टिशनर निर्धारित करेगा तो आप उस हिसाब से लेंगे। दे आर कंप्लीटली सेफ, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव, दे आर वेरी वेरी एफिकेशियस। तो हम 5000 साल से आयुर्वेद अपना रहे हैं, अगर मान लीजिए इतनी टॉक्सिसिटी होती और सेफ नहीं होता तो कुछ तो प्रभाव हमारे को अस्पतालों में देखने को मिलता। अभी ये थोड़ी पिछले 5 साल में ही टॉक्सिक हो गई हैं, तो बिल्कुल सेफ हैं, आप निश्चिंत लीजिए। बट हाँ, क्वालिटी का जज आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो क्वालिटी डिटीरियोरेशन सिर्फ आयुर्वेद में नहीं, सब जगह, फूड में,
है ना? सब चीज में हो रही है वो। मॉडर्न मेडिसिन में क्या, मॉडर्न मेडिसिन में फेक ड्रग्स नहीं चल रही है मार्केट में? बहुत ज्यादा। सब चल रही है। क्या मॉडर्न मेडिसिन में ड्रग रिएक्शन की वजह से लोगों को कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते? ये कोई आयुर्वेद स्पेसिफिक इशू नहीं है, ये आयुर्वेदिक विशेष नहीं है। तो प्लीज हम इसको समझें, हम जागरूक होएं और जो एक्चुअली में कंसर्न है उस तक पहुंचें। मधु, जैसे 5 या 10 साल से अगर हम देखें तो ये आयुर्वेद का चलन बहुत ज़्यादा ही, आप तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रहे होंगे, जितना मैंने सुना है बहुत ज़्यादा चलन बढ़ा है। उस हिसाब से क्या हमारे पास आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो हमारे देश में बहुत कम नहीं है? नहीं, आई थिंक कम, और उनका जो एक सपोर्ट इकोसिस्टम होना चाहिए और होना पड़ेगा, उसमें बहुत काम करने का जरूरत गैप है बहुत ज़्यादा, बहुत काम करने का ज़रूरत है उसमें। काम हुआ भी है उसमें। आई थिंक आपने जो एक बात बोली पिछले 10 साल में, खास करके 2014 के बाद, जब 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय का गठन किया, और पहली बार, उससे पहले मंत्रालय नहीं था, हम एक डिपार्टमेंट के तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर थे। तो जब मंत्रालय बनता है तो एक फोकस आता है, एक सब चीज़ें आती हैं। वो मंत्रालय बनने के बाद मतलब अद्वितीय काम पिछले, मैं बोलूँगा 13 साल में आयुर्वेद में हुआ है, और 13 साल में वो काम हुआ है जो शायद नॉर्मली 30 साल में होता जी। हम वैसे ही, आप ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को देखिए, जो चाइना की ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो ये सब काम 1950-1960 से करते आ रहे हैं। तो उनके पास 80 साल का एक हमारे ऊपर एडवांटेज है, लेकिन पिछले 14 साल में हमने 30 साल का काम किया है। पहली बात को फिल किया। दूसरी बात, इसको हम 2-3 नज़रिए से देखेंगे। मैं पहले इसको एक आम आदमी के नज़रिए से बात करता हूँ। तो आप देखिए, योग आज तकरीबन विश्व के हर देश में योग दिवस मनाया जाता है, और ऐसे नहीं कि एक छोटे स्वरूप में, एक बढ़ चढ़कर डंके के चोट पे मनाया जाता है। हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट करते हैं, बिल्कुल सब लोग करते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद भी अब उस शिखर पर पहुंचता जा रहा है। इसी साल 23 सितंबर को पहला नेशनल आयुर्वेद दिवस गोवा में सेलिब्रेट हुआ है, और आई एम वेरी श्योर बहुत जल्दी ये एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट बनेगा, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी पूरा देश मनाएगा। तो एक कॉमन अडॉप्शन जो कंज्यूमर का है वो है, पहली बात। दूसरी बात, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लोबल हेल्थ इम्प्लीकेशन है कि हमारे पास आयुर्वेद में वाकई में हेल्थ को में ऑफर करने के लिए बहुत सामान है जो आज के टाइम पे रेलेवेंट है। तीसरी बात, आपने जो बात बोली कि एक प्रैक्टिशनर वैद्यों के लेवल पर और इवन दूसरा रिसर्च के लेवल पर बहुत काम होना है, और ये काम ऐसा है, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसे तो नहीं ना कि मैंने आज बोला फैक्ट्री लगाई और कल से ह्यूमन बनने चालू हो गए, या आज मैंने चेंज करा तो कल से, ये सालों लगते हैं, क्योंकि आपको इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने पड़ते हैं, आपको रिसर्च बैकिंग क्रिएट करनी पड़ती है ना। मतलब अगर भारत की टीम और हारती थी, वेस्टर्न सपोर्ट भी नहीं है जो R&D में, तो वो लोग बहुत आगे हैं। तो आप ये देखिए, जैसे भारत की टीम अगर हारती थी और हमारे को एक वर्ल्ड चैंपियन टीम बनानी है, तो इसमें एक प्रक्रिया है जिसके तौर पर आपके खिलाड़ियों को जाना पड़ेगा। उसी तौर पर मैं आपको गिनाता हूँ क्या क्या काम हुए हैं, और ये माइलस्टोन काम है, एक एक काम माइलस्टोन काम है। पहली चीज़, NCISM का गठन हुआ है, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसने जो पूरा शिक्षा प्रणाली था आयुर्वेद का, बाकी भी पद्धति आयुष की, मैं सिर्फ आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, उसको सिरे से बदला है कि उसमें नयापन आए, उसमें मॉडर्निटी आए, हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन लेकर आए। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पिछले 7-8 साल में पड़ा है आउटपुट ऑफ आयुर्वेदिक वैद्य को लेकर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल एमिनेंस, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में है, गोवा में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में है, BHU है, इस तरह के जो लीड इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, आपका रिसर्च वाले काम किए जा रहे हैं। ITRA करके एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो जामनगर में है। तीसरा, WHO का, ये नेशनल लेवल की हम बात कर रहे थे अभी, WHO का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, सिर्फ आयुर्वेद नहीं, पूरे वर्ल्ड का ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जो उनका संकल्प है, उस संकल्प शक्ति और उनके कार्य निष्ठा के कारण वो भारत में आया है।
2022 में डॉक्टर टेड्रोस जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं वो यहाँ आए थे और मोदी जी के साथ ग्लोबल आयुर्वेदा इन्वेस्टमेंट समिट में ये अनाउंस हुआ था कि GCTM भारत में आएगा। GCTM ऑलरेडी फंक्शनल हो चुका है भारत में, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ना सिर्फ भारत के लिए बट आयुर्वेद के लिए ग्लोबली। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये पहला आउटपोस्ट है WHO का जो एक डेवलपिंग कंट्री में है। नहीं तो अधिकतर सारे आउटपोस्ट स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, US सब डेवलप्ड कंट्रीज में थे। ये पहला आउटपोस्ट है WHO का जो एक डेवलपिंग कंट्री में आया है और ये बहुत बड़ी बात है। एक रिसर्च के लिए भारत सरकार का, ये आयुष मंत्रालय का एक वेबसाइट है, आप उधर जाएंगे तो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस जो आयुर्वेद के हैं वो वहाँ पर डले हुए हैं। तो ये काम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पिछले 12-13 साल में 30 साल का काम हुआ है। काम तो बहुत तेज हो रहा है, लेकिन अभी भी मैंने जैसा बोला, हमें 70-80 साल का कैचअप गेम खेलना है। हमारे लिए अभी भी मेहनत करने का समय है, अच्छा काम करने का समय है, क्वालिटेटिव काम करने का समय है, सेक्रीफाइस देकर काम करने का समय है। और आई एम श्योर, जैसा हम बोलते हैं कि आयुर्वेद का जो फ्यूचर है वो बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। अगर बच्चे कोई जो आज मेडिकल परस्यू कर रहे हैं 11th-12th में, वो अगर आयुर्वेद की तरफ जाना चाहें तो उनके लिए आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बनने के लिए क्या स्टडीज़ हैं? जैसा आप MBBS पढ़ते हैं ऐसे ही BAMS कोर्स है, जो वही जैसा MBBS का 5.5-6 साल का कोर्स है, ऐसे ही BAMS है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके तकरीबन 200 के करीब आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं पूरे भारत में, जिनके थ्रू आप ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो आप MD कर सकते हैं, तो BMS के बाद आप MBBS इक्विवेलेंट जैसे डॉक्टर आप बन जाते हैं। उसके बाद आप MD कर सकते हैं, आप फिर आगे फेलोशिप्स में जा सकते हैं, PhD में जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं। आगे आगे आयुर्वेद के प्रति रुझान जैसे जैसे बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से अच्छे क्वालिटेटिव, इनोवेटिव, इवन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लोगों की आयुर्वेद को ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। तो अभी जैसे बोलते हैं बीड़ा हमारे ऊपर है कि हम ये जगन्नाथ का रथ है, हम इसको कितना दूर खींच सकते हैं। मधु, ये बताएं कि जैसे AI की आप बात कर रहे हैं, AI की वजह से आयुर्वेद में क्या चैलेंजेस आप जैसे डेली आप देख रहे हैं, आप टेलीमेडिसिन का इतना बड़ा काम करते हैं, तो आप क्या उसमें चैलेंजेस देख रहे हैं? AI मतलब आज दे रहा है या फ्यूचर में भी चैलेंजेस देगा? बिल्कुल नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। AI बिल्कुल भी हम उसको चैलेंज के तौर पे ना देखें। कई बारी हालांकि ये संदेह हमारे दिमाग में आता है, आयुर्वेद इतना पुराना है, क्या ये AI में शामिल हो पाएगा, कहीं AI आकर इनको ख़त्म तो नहीं कर देगी। लेकिन आप समझिए, मान लीजिए कोई आदमी है, व्यक्ति है, उसने धोती कुर्ता पहना हुआ है ना, तो उसकी हो सकता है वेशभूषा ऐसी हो, तो उसने धोती कुर्ता पहना हुआ है, तो अगर वो BMW में बैठेगा 7 सीरीज़ में, तो क्या वो गाड़ी उसके लिए वैसा बिहेव नहीं करेगी जैसे किसी सूट वाले के लिए बिहेव करेगी? बिल्कुल वैसे ही करेगी। वो जाके किसी प्राइवेट जेट में बैठेगा तो क्या प्राइवेट जेट वैसा? बिल्कुल वैसे ही बिहेव। वो साइकिल पर बैठेगा तो क्या साइकिल वैसा बिहेव नहीं करेगी? वो भी वैसे ही। जी। तो AI तो सिर्फ एक टूल है। मेरा मानना ये है कि आयुर्वेद और AI का समावेश अगर हम कर पाएं तो ये जो आयुर्वेद का एक वर्ल्ड ग्लोबल पिकअप है ये और फास्ट हो पाएगा। मतलब सैद्धांतिक तौर पर देर आर मैनी डिफरेंट वेज इन विच AI कैन बी अकोमोडेटेड इन आयुर्वेदा। इनफैक्ट एक अभी जो ग्रांट्स कुछ निकले हैं सरकार के, उसमें से अगर मेरी इन्फॉर्मेशन नॉलेज अभी गलत नहीं है तो तकरीबन 11 प्रपोजल्स ऐसे हैं जो हाई लेवल स्टेज पर हैं, जहां पर आयुर्वेदा एंड AI में रिसर्च करने के लिए वो प्रपोजल्स हैं। तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, will strengthen another AI which is Ayurveda intelligence। तो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम ही बनने वाला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज CEO ऑफ जीवा आयुर्वेदा, आप अगले 2 डिकेड्स में कहाँ देखते हैं आयुर्वेद का जो आज लेट्स से कुछ परसेंटेज होगा मेडिसिन में, आप कहाँ तक देखते हैं इसकी ग्रोथ इंडिया में और ग्लोबली? जी, तो आई थिंक 2 शब्द
अगर हम उन दोनों पर फोकस करें तो ये आयुर्वेद का आगे का रोड मैप इन्हीं 2 पटरियों पर चलेगा। पहला मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा, कि आयुर्वेदा मेन स्ट्रीम होएगा, आयुर्वेदा फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट बनेगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं रहेगा या हट जाएगा या ऑब्सोल्यूट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों आपस में मिलकर ऐसे काम करेंगे कि कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, जो काम वो कर सकता है वो आयुर्वेद शायद आज के टाइम पर नहीं कर उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, जो काम आयुर्वेद कर सकता है वो इसकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर हम दोनों को एक कॉम्प्लीमेंट्री और इंटीग्रेटिव रूप में जोड़ें साथ में, इस उद्देश्य से कि जो पेशेंट है उस तक बेस्ट चिकित्सा पहुंचे, तो मेरे ख्याल से एक तो ये पटरी बहुत ही फास्ट रूप से आगे आगे चलेगी और ये आयुर्वेद को और मेन स्ट्रीम करेगी। वो एक तरह से होलिस्टिक वेलबींग ट्रीटमेंट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, आयुर्वेद और प्रिवेंटेटिव केयर में आएगा, यानी कि आज सबसे बड़ा जो समस्या 2 हैं, पहला बढ़ती हुई बीमारियां और दूसरा बढ़ती हुई बीमारियों का फाइनेंशियल बर्डन। जी, फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि आप देख रहे हैं सरकार के ऊपर भी ये बर्डन आता है, ये इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी आता है, ये हर इंडिविजुअल्स पर भी आता है। मैं अगर परिवार में मेरे लोग हैं, कोई बीमार हो गया तो मेरे ऊपर भी उसका एक प्रभाव पड़ता है, खासकर जो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप है उन पर ज़्यादा पड़ता है। तो अब इन दोनों को ही समस्याओं को ठीक करने के लिए आपको प्रिवेंटिव केयर पे ध्यान देना पड़ेगा। आयुर्वेद तो उसके डीएनए में ही प्रिवेंटिव केयर है, क्योंकि 2000 साल पहले महर्षि चरक ने लिखा स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। पहले उन्होंने डिजीज केयर नहीं लिखा। अभी मॉडर्न मेडिसिन में तो 250-300 साल के बाद हम अब बोल रहे हैं प्रिवेंटेटिव केयर भी करनी चाहिए, उससे पहले तो हम डिजीज केयर ही कर रहे थे। वहाँ पर पहले लिखा कि प्रिवेंटिव केयर, तो ये प्रिवेंटिव केयर में इसका एक बहुत बड़ा स्वरूप निकल कर आएगा। तो आई थिंक ये 2 बड़े काम है जो आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम करेंगे, आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम करेंगे। दूसरी पटरी है ग्लोबलाइजिंग आयुर्वेदा, कि ये इस नॉलेज का जो अच्छाई है ये भारत तक ही सीमित ना रहे, इसको हम देश विदेश में लेकर जाएं। और मेरे ख्याल से भारत के पास आज के समय में एक अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी है। क्यों? पहला, हमारा कन्वेंशनल या मॉडर्न सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर भारत में, भारतीय एलोपैथिक डॉक्टर्स, एलोपैथिक इंफ्रा इज वन ऑफ द बेस्ट। आप देखेंगे इवन मेडिकल ग्लोबली कितना बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़े डॉक्टर्स जो अमेरिका में भी हैं वो सब भारतीय मूल के हैं, और भारत में भी जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स ग्लोबली। उसी हिसाब से हम देख रहे हैं मेडिकल टूरिज्म कितना है, मेडिकल टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा एक स्ट्रेंथ है। हमारा एक दूसरा स्ट्रेंथ है, हमारा एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखिए यूपीआई जो भारत ने बनाया, ये ग्लोबली रिस्पेक्टेड काम किया है। हमने जो आधार के साथ काम किया है, हम अब जो आभा के साथ स्वास्थ्य में ABDM के रूप में कर रहे हैं, ये सारे एक भारत का जो टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इंडिया इज एन IT हब, IT इनोवेशन हब ऑफ द वर्ल्ड, ये भी एक हमारा स्ट्रेंथ है, डिजिटल हेल्थ। तीसरा, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम ऑफ योगा इन आयुर्वेद, ये तो हमारे लिए यूनिक है ना, ये हर देश के पास नहीं है। कुछ गिने चुने देश होंगे शायद जिनके पास होगा, और क्या वो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग है जैसा आयुर्वेद और योग आज हो गए हैं। अगर हम इन तीनों को मिश्रित करके, कंबाइन कर एक ऐसा हेल्थ केयर मॉडल बनाएं विच इज़ प्रिवेंटिव फर्स्ट, विच इज़ अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू एवरीबडी, आई थिंक इंडिया, भारत पूरे विश्व को 21वीं सदी का ये हेल्थ केयर मॉडल प्रदान कर सकता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो मोदी जी ने बोला कि 2047 तक जो अमृत काल है भारत का, इसका अमृत कलश आयुर्वेद है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये थे हमारे साथ मधुसूदन चौहान, जीवा आयुर्वेदा के CEO। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मधु ने बहुत ही आसान शब्दों में हमें चीज़ें बताई, और जो आयुर्वेद का रेलेवेंस आज है और अगले 20-30 साल में होने वाला है, जैसे अमृत काल की इन्होंने बात करी, अगर उसका कलश आयुर्वेद उठाएगा तो हमारा देश पूरे विश्व में एक अपनी तरफ से एक मॉडर्न सिस्टम के साथ मर्ज करके अपना आयुर्वेदिक प्रैक्टिस देगा, जिससे हमारे देश में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है।
और पूरा विश्व जानेगा कि भारत से जो चीज़ निकलती है, जैसे आज योगा को जितना अपनाया जा रहा है, वैसे ही एक समय ऐसा आने वाला है जब पूरा विश्व ये कहेगा कि आयुर्वेद से ही जीवन जीने का रास्ता निकलेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप इससे और ज़्यादा अच्छा कंक्लूजन नहीं कर सकते थे, और मैं आपको भी कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ये जो बी द चेंज का आपने बीड़ा उठाया है, और ख़ासकर के लिए यूथ को जो आप इंस्पायर कर रहे हैं, मेरी समझ में ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज़ होने वाली है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति ये समझ ले कि चेंज मेरे को बाहर नहीं अपने अंदर करना है, और वो मैं खुद कर सकता हूँ। एपिजेनेटिक्स तो फिर भी 80% है, ये तो 100% मेरे कंट्रोल में है जी। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बी द चेंज का जो आपकी मुहिम है, ये घर घर तक फैले, ये पूरे भारत में फैले और हर जन तक फैले। थैंक यू।